स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। देखा जाए तो 71वीं बीपीएससी परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और उसी कड़ी में देखा जाए तो जो बिहार स्पेशल के मासिक करंट अफेयर है उसे कंप्लीट किया जा रहा है। अप्रैल महीने तक का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। इवन मैं बात करूं आपसे तो यहाँ देखा जाए तो लास्ट टाइम जब दिसंबर में एग्जाम था बीपीएससी का, 70वीं बीपीएससी का, उसके पूर्व, ठीक है, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है बीपीएससी करंट अफेयर की, वहां पर आपको मिल जाएगा पूरे एक साल का करंट अफेयर। और बीपीएससी 71वीं बीपीएससी करंट अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आपको जो 2025 के, ठीक है, 2025 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो करंट अफेयर का मासिक पैकेज होता है, तो अगस्त महीने का जो मासिक पैकेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के पिन कमेंट में आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा अगस्त महीने के मासिक पैकेज का। और करंट अफेयर का जो मासिक पैकेज होता है उसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। ठीक है। यहां पर देखा जाए जो मासिक पैकेज होता है, मासिक पैकेज, इसमें सबसे पहले तो देखा जाए ये पूरे महीने का कंपाइल पीडीएफ भी महीने के एंड में दिया जाता है, लेकिन उससे पूर्व यहां पर देखा जाए तो डेली शाम को 7:30 बजे आपको प्रतिदिन वीडियो क्लास उपलब्ध हो जाती है। डेली देखा जाए तो पिक्टोरियल पीपीटी आपको प्रोवाइड किया जाता है करंट अफेयर की क्लास का। प्रतिदिन देखा जाए तो आपसे 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऐप पर होता है ये, इस पर आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर सकते हैं प्रतिदिन, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। दोनों भाषाओं में देखा जाए तो प्रिंटेबल पीडीएफ प्रतिदिन आपको प्रोवाइड किया जाता है। महीने के एंड में देखा जाए तो एक फुल टेस्ट होता है करंट अफेयर का, ठीक है, और कंप्लीट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल, ये पीडीएफ होती है, वो भी आपको यहीं पर इसी मासिक पैकेज में प्रोवाइड किया जाता है। और इस मासिक पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 25 रुपए में। और ये 25 रुपए भी आपको पे नहीं करना है। अगर आपके वॉलेट में देखा जाए कुछ आपने कॉइन स्टोर कर रखे हैं तो उन कॉइन को अप्लाई कर देना, और कॉइन को अप्लाई करने के बाद ये मूल्य घटकर हो जाएगा 18 रुपए 75 पैसे। इस 18 रुपए 75 पैसे में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर की हो, यूपी स्पेशल की हो, बिहार स्पेशल की हो, सारी पीडीएफ आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हालांकि एक सूचना मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब आप पैकेज को ज्वाइन करें, पैकेज को ज्वाइन करने के बाद आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा। ठीक है। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद आप सिर्फ इतना कहिए करंट अफेयर का जो मासिक पैकेज है उसमें ज्वाइन करना है, हमको कम्युनिटी का लिंक शेयर कर दीजिए। वो आपको कम्युनिटी का लिंक शेयर करेंगे, कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो जाना, वहां से आपको जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो प्राप्त होती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है। यहाँ पर देखा जाए कुछ परिवर्तन किया गया है फॉर्मेट में, और मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्मेट जरूर पसंद आएगा। ठीक है। यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले कंटेंट सेम वही है, बाइलिंगुअल है, थोड़ा सा पीपीटी का रंग रूप चेंज किया गया है। समय के साथ परिवर्तित होते रहना चाहिए और परिवर्तन को अडॉप्ट भी करना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर देखें तो अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी जो है ये 21 मई 2025 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने। ठीक है। परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? इनका नाम है सचिन चतुर्वेदी। ठीक है। सचिन चतुर्वेदी नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसके कुलपति बने हैं। अब यहाँ चर्चा कर लें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 427 ईसा पूर्व में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने वर्तमान बिहार में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। आगे देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय पर सबसे विनाशकारी आक्रमण जो हुआ था ये 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। और ये कहा जाता है कि जब विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो जो आग लगी थी वो 6 महीने तक किताबें जलती रही थी, और भारतीय परंपरा की जितनी भी प्राचीन किताबें थी वो सारी किताबें वहां पर देखा जाए नष्ट हो गई थी लगभग लगभग। ठीक है। चलिए आगे हम बात करें। बाद में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्वेक्षकों, उनमें नाम जान लेते हैं कुछ,
फ्रांसिस बुकानन, हैमिल्टन और सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा जाए तो यहां पर पुनः इसके अवशेष, नालंदा के अवशेष खोजे थे, नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष। ठीक है, होता क्या है कि 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 2010 में पारित किया गया, जिसने इस नव स्थापित संस्था को कानूनी आधार भी प्रदान किया। ठीक है, तो नव नालंदा जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और इसकी स्थापना के लिए एक अधिनियम भी आया था 2010 का। चलिए आगे हम बात कर ले तो बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर के लिए प्राचीन खंडहरों के पास 455 एकड़ भूमि आवंटित की है। परिसर का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार वी जोशी के द्वारा तैयार किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नव नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसका जो डिजाइन है, डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा वी जोशी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। चलिए आगे हम बात कर लें, अगली खबर क्या है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बिहार शीर्ष 5 में शामिल। जो ये आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, इसमें देखा जाए तो बिहार शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या है ये प्लेटफॉर्म। तो भारत सरकार की मिशन कर्मयोगी पहल के अंतर्गत देखा जाए तो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ठीक है, या IGOT भी आप इसको कहते हैं, IGOT या आई गॉट आप शॉर्ट में कह सकते हैं, कि पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या देखा जाए तो 1 करोड़ पार कर गई है। यहां पर चर्चा करें तो यह उपलब्धि भारतीय सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यहां पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है कि जो IGOT प्लेटफॉर्म है ये किस लिए है, तो ये जो भारतीय सिविल सेवा में क्षमता निर्माण कार्यक्रम है ना, उसको संचालित करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहां पर चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार शीर्ष 5 योगदानकर्ता राज्यों में शामिल है। मतलब जो शीर्ष राज्य है ना, यहां पर 1 करोड़ तो इनकी संख्या, उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ पार हो गई है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा उपयोग कहां के लोग कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा उपयोग जो हो रहा है, पहले नंबर पर देखें तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और बिहार का 5वां स्थान है। तो ये शीर्ष 5 राज्य हैं, इनके बारे में आप जाने रहे। चलिए आगे देखें, गया जी का बदला नाम। गया जी का जो नाम है ये बदल गया है और अब क्या नाम हो गया है, गया जी हो गया है। पहले गया कहते थे, गया जिलों को गया कहा जाता, अब गया जी कहा जाएगा। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर गया जी कर दिया है, जो इसके गहन धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को सम्मान प्रदान करता है। ठीक है, नाम बदलने का उद्देश्य गया में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। जो नाम बदलना है इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गया का धार्मिक पर्यटन है, ठीक है, इसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे अधिक तीर्थयात्री और आगंतुक आकर्षित होंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आजीविका पर देखा जाए आजीविका के अवसर पैदा होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि गया जी का जो गया है, गया जिले का परिवर्तित नाम क्या है, तो इसका नाम अब गया जी हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार, जो बिहार में आयोजित किया गया था इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आइए उन पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखें तो सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 मई से 15 मई तक बिहार में आयोजित किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, कब से कब तक आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन हुआ था 4 मई से 15 मई तक। ठीक है, और संस्करण कौन सा था जो बिहार में आयोजित किया गया, ये 7वां संस्करण था। ठीक है, 7वां संस्करण था, बिहार में इसका आयोजन किया गया। आगे देखें तो इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया। वो 5 जिले कौन कौन से हैं, परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा, परीक्षा में ये पूछेगा कि उन 5 जिलों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर, ये 5 जिले हैं जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। यहां पर देखा जाए तो 3 प्रमुख स्पर्धाएं जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बिहार के 5 शहर, जबकि 3 अन्य स्पर्धाएं कौन कौन सी, जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग, ये 3 स्पर्धाओं का आयोजन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखा जाए तो इस वर्ष खेल का शुभंकर क्या था, गज सिम्हा था। गज सिम्हा, ये पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित किया गया उसमें शुभंकर क्या था, मैस्कॉट क्या था, तो मैस्कॉट यहां पर था गज सिम्हा। अब ये जो गज सिम्हा है ये सम्मिश्रित रूप है हाथी और शेर का। ठीक है, गज और सिम्हा मतलब शेर, सिंह, सिंह से बना है सिम्हा। ठीक है, तो यहां पर जो गज सिम्हा है ये हाथी और शेर का सम्मिश्रित रूप है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखा जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हुआ तो उसका कुछ सॉन्ग भी रहा होगा, टाइटल सॉन्ग भी रहा होगा, जो ऐड आता रहा होगा, या आप यूट्यूब पे देखें या कहीं पर तो स्टार्टिंग जो होती है एक ऐड होता है।
तो उसमें जो टाइटल सॉन्ग बजता है तो उसको थीम सॉन्ग कहते हैं। तो थीम सॉन्ग क्या था? थीम सॉन्ग था खेलों के रंग बिहार के संग। क्या था? खेलों के रंग बिहार के संग। और ये सब पॉइंट आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण कैसे हो जाते हैं? यहां पर देखा जाए तो 2018, ठीक है, 2018 बीपीएससी, आई थिंक 64th बीपीएससी, सवाल यहां पर पूछा गया था कि जो पर्यटन मंत्रालय, बिहार पर्यटन की टैगलाइन पूछ ली गई थी। यहां पर आपसे जो बिहार पर्यटन है ना, बिहार पर्यटन की टैगलाइन पूछ ली गई थी। तो ऐसे सवाल बीपीएससी पूछता है। तो इस वजह से याद रखना कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम था, 7वां संस्करण था, जिसका आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया गया, उसका जो टाइटल सॉन्ग था या थीम सॉन्ग था वो क्या था? उसका थीम सॉन्ग था खेलों के रंग बिहार के संग। अब यहां देखा जाए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य, जो टॉप परफॉर्मर स्टेट रहे, वो कौन कौन से रहे? महाराष्ट्र कुल 158 पदक जीता और तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, महाराष्ट्र 158 पदक जीतकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो पदक तालिका थी उसमें शीर्ष स्थान पर रहा। इस 158 में 58 तो स्वर्ण पदक थे, 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखा जाए, हम बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहार में इसका आयोजन हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि बिहार के दृष्टिकोण से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि पदक तालिका में बिहार का क्या स्थान रहा। तो यहां पर देखा जाए, मेजबान राज्य जो बिहार था, इसने कुल कितने पदक जीते? 36 पदक जीते। कितने? 36 पदक बिहार ने जीते थे। और इन 36 पदक में देखा जाए तो 7 स्वर्ण पदक थे, 11 रजत पदक थे और 18 कांस्य पदक थे। ठीक है, चलिए यहां पर देखें तो बिहार जो छठवें यहां पर ओलंपिक लिख गया है, ये गलत है। ठीक है, होगा क्या यहां पे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यहां पर देखा जाए तो बिहार जो छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 21वें स्थान पर था, वह 6 स्थान की छलांग लगाकर 15वें स्थान पर पहुंच गया। यानी कि आपको यह याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर महाराष्ट्र था। और बिहार का कौन सा स्थान था? तो बिहार का स्थान था, बिहार की रैंक थी कितनी? बिहार की रैंक थी यहां पर देखा जाए तो 15, 15वें स्थान पर बिहार था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे हम चर्चा करें, पीएमएफएमई योजना में बिहार प्रथम राज्य। जो ये पीएमएफएमई योजना है, इसमें बिहार जो है ये प्रथम स्थान पर रहा। अब आइए चर्चा कर लेते हैं इस योजना के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना जो है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो बिहार देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। पीएमएफएमई योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, एक प्रमुख पहल है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख पहल है। और यहां पर देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्रों को औपचारिक रूप प्रदान करना है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें, बिहार में नीरा उत्पादन। जो बिहार है, बिहार में नीरा उत्पादन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नीरा प्रोडक्शन इन बिहार। चलिए देखा जाए यहां पर तो जो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं आजीविका के संयुक्त पहल से लागू मुख्यमंत्री संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना जो है, इसके तहत देखा जाए तो ताड़ के पेड़ मालिकों और ट्रैपर्स, यानी कि पेड़ से नीरा रस निकालने वाले व्यक्ति, जो ताड़ी होती है ना, तो नीरा रस निकालने वाले व्यक्ति को रोजगार और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो ये नीरा संवर्धन योजना है, इसके तहत जो ताड़ के मालिक होते हैं, ताड़ के पेड़ों के जो मालिक हैं तथा उनसे उनके जो ट्रैपर्स यानी कि रस निकालने वाले व्यक्ति हैं, उनको रोजगार और आर्थिक सहायता बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। देखा जाए तो बिहार में नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख ताड़ के पेड़ों को चिन्हित किया गया है। जो नीरा उत्पादन है इसको बढ़ावा देने के लिए बिहार में 2 लाख ताड़ के पेड़ों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, इस सीजन देखा जाए तो 3.90 करोड़ लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2025-26 में देखा जाए तो लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा कि कितना ताड़ी उत्पादन होगा। जो ताड़ के वृक्ष से नीरा उत्पादन है, ताड़ के वृक्ष से नीरा उत्पादन कितना हो जाए तो 3.90 करोड़ लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
ठीक है, चलिए अब यहां देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत ताड़ के पेड़ मालिकों और नीरा निकालने वालों को रोजगार और आर्थिक सहायता दी जाएगी। ट्रैपर्स को 8 रुपए प्रति लीटर के प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। यानी कि देखा जाए जो ताड़ के वृक्ष पर चढ़ के नीरा निकालेंगे उनको 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर देखा जाए यूपीपीसीएस का ये फेवरेट टॉपिक है। यूपीपीसीएस का ये फेवरेट टॉपिक है। आप 2019 से 2022 तक का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, हर साल ये एक क्वेश्चन फिक्स था, इस क्वेश्चन को आना ही आना था। एमएमआर, टीएफआर इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है, आईएमआर इनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं बिहार में मातृ मृत्यु दर, यहां पर चर्चा करें तो बिहार की मातृ मृत्यु दर है ये 100 हो गई है। कितनी हो गई है? 100 हो गई है। और यही आपसे परीक्षा में पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा कि वर्तमान में जो बिहार है, बिहार की एमएमआर कितना है, एमएमआर दर कितनी है? तो यहां पर देखा जाए ये 100 है, जो कि 2025 के नमूना पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर मातृ मृत्यु संख्या है। यानी कि 1 लाख बच्चे अगर जो जन्मे हैं तो उनमें देखा जाए तो 100 महिलाएं ऐसी हैं जो जन्म देने के पश्चात जिनका देहांत हो गया। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यह राष्ट्रीय औसत 93 से थोड़ा अधिक है, लेकिन 2005 में जो 374 था उससे काफी कम भी है। 2005 में जो बिहार का एमएमआर था वो कितना था? 374 था, और अब घट के कितना हो गया है? अब घट के ये 100 पे पहुंच गया है। अब मुख्य तथ्य कुछ जान लेते हैं यहां पर, इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, फैक्ट्स जान लेते हैं। तो यहां पर प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर जो मातृ मृत्यु संख्या होती है इसको क्या कहते हैं? इसको आप एमएमआर या मातृ मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अब बिहार की एमएमआर क्या है? 2025 में देखा जाए तो 100 है, और 2005 में कितना था? 374 था। राष्ट्रीय औसत वर्तमान में कितना है? तो राष्ट्रीय औसत है वर्तमान में 93। अगर भारत का पूछे कि भारत का एमएमआर कितना है, तो भारत का एमएमआर है 93। सुधार के बारे में चर्चा कर लेते, क्या सुधार किया बिहार ने? तो 2005 से 2025 के बीच देखा जाए तो 274 अंकों की गिरावट आई है। ठीक है, 374 था और घट के कितना हो गया है? घट के हो गया 100। ठीक है, चलिए आगे देखें। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार क्या रहा? बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जो एमएमआर है इसमें गिरावट आई है। जो स्वास्थ्य सेवा है ना, धीरे धीरे बिहार में सुदृढ़ हो रही है, और उसी सुदृढ़ता के कारण देखा जाए तो जो एमएमआर है उसमें गिरावट आ रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि जो बिहार में देखा जाए राष्ट्रीय औसत का आंकड़ा जो है इसको भी बिहार पार कर जाएगा। चलिए आगे देखें तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो NFHS 5 जो 2019 से 2021 के आंकड़े देता है, इसके अनुसार हम बात करें तो बिहार में शिशु मृत्यु दर जो IMR है ये 1000 जीवित जन्मों पर 47 थी, जो NFHS 4 के लगभग समान है। ठीक है, यहां पर जो 1000 जीवित जन्मे बच्चे हैं उनमें 47 बच्चे ऐसे हैं जो जन्म के बाद जिनका देहांत हो जाता है। ठीक है, और ये आंकड़ा जो NFHS 5 वाला आंकड़ा है ये लगभग वही आंकड़ा जो NHFS 5 का आंकड़ा और 4 का आंकड़ा लगभग सेम है। ठीक है, चलो आगे देखें। मधुबन नगर निकाय बना, जो मधुबन है इसको नगर निकाय बना दिया गया है। अब मधुबन के बारे में चर्चा कर ले। मधुबन और मधुबनी में अंतर है। जो मधुबन है ये नगर पंचायत है पूर्वी चंपारण जिले का। ठीक है, और मधुबनी जो है वो एक अलग जिला ही है। तो यहां पे चलिए चर्चा कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए देखते हैं। बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया है। ठीक है, नगर पंचायत का दर्जा दे दिया है। यहां चर्चा करें तो नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर इसे राज्य का 262वां, कौन सा? 262वां नगर निकाय घोषित किया है। ठीक है, इसके साथ ही बिहार में नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 155 हो गई है वर्तमान में। ठीक है, तो परीक्षा में से पूछे कि मधुबन नगर निकाय किस जिले में अवस्थित है, तो ये देखा जाए तो ये अवस्थित है कहां पर? पूर्वी चंपारण जिले में। जिले का नाम पूछेगा और सीधे सीधे पूछेगा, ठीक, सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मधुबन नगर निकाय कहां पर अवस्थित है। मधुबनी भी ऑप्शन में रहेगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, 4 ऑप्शन रहेंगे, वहां पर आपको पूर्वी चंपारण को टिक करना होगा। यहां पर देखा जाए तो नगर पंचायत बनने के बाद मधुबन को पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, शुद्ध पेयजल, साफ सफाई एवं कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी शहरी सुविधाएं मिलने लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखें तो बिहार की सबसे ऊंची इमारत पटना में, बिहार की सबसे ऊंची इमारत कहां पर बनेगी? तो इसका निर्माण पटना में किया जाएगा। ठीक है, आइए पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो पटना में 120 मीटर ऊंची इमारत जो बिहार की सबसे ऊंची इमारत होगी, इसका निर्माण
खगौल संदलपुर में किया जा रहा है। कहां पर? खगौल संदलपुर में किया जा रहा है। संदलपुर कहां पर अवस्थित है? ये पटना में अवस्थित है और पटना में ही 120 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण किया जा रहा है, जो बिहार की सबसे ऊंची इमारत होगी। इसको बिहार का बुर्ज खलीफा भी कहा जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इस टावर के निर्माण वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जाएगा और इसे बिहार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा की मंजूरी भी मिल गई है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें, नदी डॉल्फिन से संबंधित। नदी डॉल्फिन बिहार दूसरे स्थान पर। जो नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया था, उसमें देखा जाए तो बिहार जो है ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो बिहार भारत में नदी डॉल्फिनों के लिए दूसरा सबसे बड़ा आवास क्षेत्र बन गया है। यह देश की लगभग 35% आबादी यहां पर निवास करती है। डॉल्फिन की 35% जनसंख्या देखा जाए तो अकेले बिहार में निवास करती है और इसी के साथ बिहार जो है ये पूरे भारत में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा, मतलब दूसरे स्थान पर जहां सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती है। तो पहले पे कौन है? पहले पे स्थान है अपने उत्तर प्रदेश का। यूपी का देखा जाए तो यूपी का स्थान क्या है? यूपी का स्थान है पहला, प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। चलिए देखते हैं, तो एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुसार देखा जाए तो यहां पर बिहार में 2220 डॉल्फिन है। कितनी है? 2220 डॉल्फिन है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या कितनी हो जाती है? 2397 हो जाती है। ठीक है, जो कि 177 डॉल्फिनों की संख्या का अंतर प्रदर्शित करता है। भारत में कुल संख्या कितनी पाई गई? तो यहां पर देखा जाए भारत में कुल संख्या जो है ये 6327 डॉल्फिन। भारत में जो गंगा नदी और सिंधु नदी डॉल्फिन है, दोनों को मिला दिया जाए तो भारत में इनकी संख्या है 6327 डॉल्फिन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं आप, बिहार के संदर्भ में जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, अब बिहार में सबसे अधिक टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है, ये बिहार में सबसे ज्यादा है और इससे संबंधित सवाल भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर चलिए चर्चा करते हैं। 2021 के नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, यहां पर बात करें तो बिहार में जो कुल टीएफआर है, जो टीएफआर है 2000, ये आंकड़ा जो आया है अभी 2025 में जो प्रकाशित हुआ है, इसमें 2019 से लेकर 2021 के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। देखा जाए तो यहां पर जो टीएफआर है 3.0 दर्ज की गई। बिहार में टीएफआर कितना दर्ज किया गया है? बिहार में टीएफआर जो है ये 3.0 दर्ज किया गया है, जबकि यहां पर चर्चा कर ले, ये जो 3.0 है ये सबसे अधिक है, जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम 1.4 दर्ज किया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है, जो टीएफआर है टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि जो जीव मतलब जो बच्चे हैं, एक महिला औसत अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट वो औसत निकाला जाता है। ठीक है, तो औसत यहां पर देखा जाए बिहार में औसत है 3 और पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली में देखा जाए तो ये औसत है 1.4। ठीक है, यहां पर देखें तो बिहार में जो टीएफआर, बिहार का 3.0 का टीएफआर राष्ट्रीय औसत 2.0 से काफी ऊपर है, जो उच्च प्रजनन दर की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। भारत के महापंजीयक द्वारा 7 मई को जारी 2021 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली एसएसआर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो देश की कुल प्रजनन दर जो टीएफआर है, यह प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 2021 में कितनी थी? 2.0 पर स्थिर है, जो कि 2020 के समान ही है। लगभग 2020 में भी यही आंकड़ा था। ठीक है, तो 2021 के जो आंकड़े जारी हुए हैं 2025 में, उसमें भी आप देखें तो भारत के जो औसत है टीएफआर वो कितना है? 2.0 है। चलिए आगे हम बात करें, बिहार में पिंक बस सेवा शुरू की गई है। जो पिंक बस सेवा उत्तर प्रदेश में जैसे संचालित की जा रही है, वैसे ही बिहार में भी पिंक बस सेवा स्टार्ट की गई है। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। मई महीने में देखा जाए तो इसका उद्घाटन किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। राज्य में पहली बार महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की गई है, मई महीने की खबर है। यहां पर देखें तो यह बस सेवा महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ परिवहन प्रदान करेगी। भविष्य में बिहार पिंक बस सेवा का विस्तार अन्य शहरों में भी करेगा। अभी देखा जाए तो पहले चरण के अंतर्गत राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर देखा जाए इन 5 जिलों में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया, इन 5 जिलों में प्रारंभिक चरण में या पहले चरण में देखा जाए तो पिंक बस सेवा शुरू की गई है और जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। चलिए आगे हम बात कर ले, मैथिली लेखिका नीरजा रेणु का निधन हो गया है। अब नीरजा रेणु के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध मैथिली लेखिका नीरजा रेणु का निधन हो गया है। 1 दर्जन से अधिक साहित्यिक पुस्तकें लिख चुकी नीरजा रेणु को देखा जाए तो उनकी पुस्तक थी ऋतंभरा। कौन सी पुस्तक? ऋतंभरा पुस्तक के लिए देखा जाए तो इनको मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2003 में। ठीक है, तो 2003 में ऋतंभरा पुस्तक के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था?
नीरजा रेणु ने जीता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यहां पर चर्चा कर लें तो वह लिली रे के बाद जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है इसे प्राप्त करने वाली दूसरी मैथिली महिला बनी। ठीक है, 2003 में देखा जाए तो लिली रे के बाद मैथिली भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला बनी थी। चलिए आगे हम बात कर ले, पूसा में अंतरराष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, पूसा में अंतरराष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार सरकार ने पूसा समस्तीपुर में एक अंतरराष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका कारण यह समाचार में आ गया है। ठीक है, देखा जाए तो यह केंद्र यदि स्थापित होता है तो देश का पहला और विश्व का 5वां अंतरराष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र होगा। ठीक है, अभी तो घोषणा की गई है कि पूसा में अंतरराष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा। अगर ये जो शोध संस्था है ये स्थापित होती है तो देश का पहला और विश्व का 5वां अंतरराष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र होगा। ठीक है, चलो देखा जाए तो इस केंद्र का उद्देश्य किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी और शोध से जुड़ी जानकारी प्रदान करके उनकी आय और उत्पादकता में वृद्धि करना है। चलिए आगे बात करें तो पटना के पुनपुन में स्पोर्ट्स विलेज की स्थापना की जाएगी। घोषणा की गई है कि पटना का जो पुनपुन है यहां पर स्पोर्ट्स विलेज स्थापित किया जाएगा। अब आइए चर्चा कर लेते हैं, जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखें यहां पर तो बिहार सरकार ने पटना के पुनपुन क्षेत्र में राज्य के सबसे बड़े खेल गांव जो स्पोर्ट्स सिटी या स्पोर्ट विलेज आप कह सकते हैं, स्पोर्ट्स विलेज के निर्माण की घोषणा की है। देखा जाए तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र में खेल से संबंधित जो बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूत किया जाए, एथलीटों की प्रतिभा को पहचाना जाए और उस प्रतिभा को विकसित किया जाए। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो पटना के पुनपुन में स्पोर्ट्स विलेज स्थापित किया जाएगा। देखा जाए तो यह परियोजना 100 एकड़ में फैली होगी और 2025-26 के बजट में इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, तो कोई भी ऐसी योजना परियोजना जिसको बजटीय मंजूरी प्रदान की गई है वो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा कि बिहार का जो स्पोर्ट्स विलेज है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स विलेज कहां पर स्थापित किया जाएगा? पटना के पुनपुन में स्थापित किया जाएगा। आगे देखें तो सुपर सेवा मुजफ्फरपुर में सॉफ्टवेयर बनाएगी। सुपर सेवा देखा जाए कंपनी है और ये क्या करेगी? मुजफ्फरपुर में सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य करेगी। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो बिहार में बढ़ते आईटी परिदृश्य को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए सुपर सेवा ग्लोबल सर्विसेज मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में एक सॉफ्टवेयर विकास इकाई स्थापित करेगी, जो पटना के बाहर पहला बड़ा आईटी निवेश होगा। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि जो सुपर सेवा ग्लोबल सर्विसेज है इसके द्वारा पटना के अंतर्गत ही जो अपनी सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती थी, लेकिन अब पटना के बाहर ये अपना सॉफ्टवेयर विकास इकाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इकाई स्थापित करने जा रहा है। और कहां पर स्थापित करेगा? ये मुजफ्फरपुर में स्थापित करेगा। आगे देखें, विक्रांत कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। जो विक्रांत कुमार है इनके बारे में जान लें। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि शौर्य चक्र से सम्मानित विक्रांत कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है, यही सवाल आपसे पूछेगा। तो यहां चलिए चर्चा करते हैं पॉइंट पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश के जाबाज सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया है। यहां पर देखा जाए तो इस मौके पर 6 कीर्ति चक्र, 33 शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान किए गए। और यहीं पर क्या होता है कि विक्रांत कुमार है कहां के रहने वाले? दरभंगा के रहने वाले। ठीक है, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। विक्रांत कुमार मूल रूप से दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के योगियारा गांव के रहने वाले हैं। और जो विक्रांत कुमार है ये सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के रूप में तैनात है। सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट, और इनको देखा जाए तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चलिए अगली खबर देखें तो बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य। अब ये बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य कहां पर बनाया जाएगा? तो बिहार में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बक्सर के नवानगर प्रखंड में देखा जाए तो बरालेव पीलापुर मौजा में काले हिरण के लिए एक अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। और यह बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य होगा। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य होगा। यहां पर देखा जाए तो यह अभ्यारण्य काले हिरणों की आबादी को बचाने और उनके संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जो काले हिरण है ना, ब्लैक बक, उनको देखा जाए बचाने में, उनको कंजर्व करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा ये काला हिरण अभ्यारण्य। चलिए यहां पर देखा जाए यह न केवल वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा बल्कि स्थानीय पर्यटन और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। तो सांसद
विवेक ठाकुर ब्रिक्स संसदीय मंच में सम्मिलित हुए थे। जो ब्रिक्स के लिए संसदीय मंच गया हुआ था, भारत का प्रतिनिधिमंडल जो गया था, उसमें बिहार के सांसद हैं, यहां पर देखा जाए नवादा के सांसद हैं विवेक ठाकुर, ये सम्मिलित हुए थे। तो इनसे सीधे सीधे यही पूछेगा कि ये किस जिले के सांसद हैं। ठीक है, यहां पर आइए पॉइंट देख लेते हैं। तो 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच 3 जून को ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित किया गया। इस ब्रिक्स संसदीय मंच में शामिल होने के लिए 5 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया था, जिसका नेतृत्व देखा जाए तो लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट याद रखिए कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में बिहार के नवादा से सांसद विवेक ठाकुर भी फोरम में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो जो प्रतिनिधिमंडल गया था 5 सदस्यीय, उस 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में बिहार के नवादा जिले के सांसद हैं, नाम क्या है उनका, नाम है विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर भी सम्मिलित हुए थे। चलिए अगली खबर देखें तो जमुई में बिहार का पहला कंक्रीट डैम बनेगा। कहां पर बनेगा, जमुई में बिहार का पहला कंक्रीट डैम बनके तैयार होगा। पॉइंट पे चर्चा करें तो बिहार का पहला कंक्रीट बांध जमुई जिले में बनने जा रहा है। कहां पर बनेगा, पहला जो कंक्रीट डैम है ये बनेगा जमुई जिले में। पॉइंट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह बांध बरनार जलाशय परियोजना का हिस्सा होगा, जिसके लिए टेंडर को मंजूरी मिल गई है। यह बांध बिहार के सबसे बड़ा कंक्रीट बांध होगा और इसकी लंबाई लगभग 285 मीटर और ऊंचाई 74 मीटर होगी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई के बारे में बता दिया कि लंबाई इसकी होगी 285 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 74 मीटर। इस परियोजना के लिए लगभग देखा जाए तो 2579.37 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ठीक है, इसकी लागत देखा जाए यहां पर आप लगभग मान सकते हैं कि 2580 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसको बनाने में। जो बिहार का पहला कंक्रीट डैम है, इसको बनाने में कहां पर बनेगा, जमुई जिले में बनेगा। आगे देखें, एनटीपीसी नवीनगर दूसरे फेज का शिलान्यास किया गया है। एनटीपीसी नवीनगर के दूसरे फेज का शिलान्यास किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एनटीपीसी नवीनगर औरंगाबाद में दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, इससे 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें से 2500 मेगावाट बिहार को मिलेगी। 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा जो एनटीपीसी नवीनगर का शिलान्यास किया गया दूसरे फेज का, और उसमें से देखा जाए 2400 में से जो 1500 मेगावाट है ये बिजली मिलेगी बिहार को ही। इससे क्या होगा, इससे बिहार की जो बिजली जरूरतों की मांग है, ठीक है, बिजली की मांग है, बिजली की मांग पूरी हो सकेगी और उस दिशा में देखा जाए उस दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखें अगली खबर क्या है। यहां पर कुछ पॉइंट और है, देखा जाए तो 29,948 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली यह परियोजना अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, और वर्तमान में इस परियोजना से 1960 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। ठीक है, चलिए अगली खबर है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के बारे में। यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संभवतः पूछा जा सकता है। और जो जैसे आप नियुक्तियां पढ़ते हैं ना, नियुक्तियां, तो राष्ट्रीय संदर्भ में जब नियुक्तियां पढ़ते हैं कि किस पद पर कौन बना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, सेम वैसे ही बिहार के संदर्भ में नियुक्तियां इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो करंट अफेयर की क्लास होती है बिहार स्पेशल की, ये ना सिर्फ बीपीएससी परीक्षा, इवन जितने भी बिहार एसएससी के एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो या कोई अन्य एग्जाम हो, जहां भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा करने तो बिहार राज्य सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पुनर्गठित किया है। जदयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बिलियावी, क्या नाम है इनका, गुलाम रसूल बिलियावी को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ ही पटना सिटी निवासी लखविंदर सिंह तथा गया के मौलाना उमर नूरानी को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो यहां पर आपको दो चीजें पता चली, अध्यक्ष के बारे में पता चल गया और उपाध्यक्ष कौन बने उनके बारे में भी आपको पता चल गया। अध्यक्ष कौन, गुलाम रसूल बिलियावी, और साथ ही साथ देखा जाए तो पटना सिटी के निवासी है लखविंदर सिंह और गया के निवासी है मौलाना उमर नूरानी, इनको राज्य अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें अगले पॉइंट की, तो जमालपुर रेल कारखाने में ओवरहालिंग केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक, ओवरहालिंग केंद्र की स्थापना की गई, इसका शिलान्यास किया गया है। चर्चा कर ले तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 23 मई को बिहार के मुंगेर जिले में जमालपुर रेल कारखाने में डब्बा ओवरहालिंग केंद्र का शिलान्यास किया है। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा बिहार के किस जिले में डब्बा ओवरहालिंग केंद्र की स्थापना की गई है। तो जो रेलवे के डिब्बे होते हैं ना, उनका ओवरहालिंग किया जाएगा यहाँ पर, और इस ओवरहालिंग केंद्र की स्थापना कहां पर, किस जिले में हुई है, मुंगेर जिले में हुई है, मुंगेर जिले के जमालपुर में। यहां देखा जाए तो इस परियोजना की लागत कितनी है, 79 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस परियोजना को बनाने में।
देखा जाए तो इस परियोजना के पूरे होने से जमालपुर कारखाने में 800 डिब्बे तक का रखरखाव संभव हो सकेगा। जमालपुर रेल कारखाने की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान देखा जाए तो 1862 में की गई थी और यह एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना रखरखाव डिपो है। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना या रेल रखरखाव डिपो कौन सा है? यह जमालपुर रेल कारखाना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर हुई थी। चलिए यहां पर चर्चा करें अंतिम खबर की। हमारी अंतिम खबर क्या है जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे आईपीएल होता है तो आईपीएल में विभिन्न टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, विभिन्न फ्रेंचाइजियां पार्टिसिपेट करती हैं। सेम आईपीएल के तर्ज पर अब बिहार बीपीएल करवाएगा। जैसे आईपीएल होता था इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे अब बिहार प्रीमियर लीग होगा। चर्चा कर ले पॉइंट पर, तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अब इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर बिहार प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रही है। यह टूर्नामेंट 1 जून से 25 जून 2025 तक राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेला गया। यहां चर्चा करें तो इस बहुप्रतीक्षित टी20 लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा, यहां पर देखा जाए कितनी टीमें थी? 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और यह टूर्नामेंट राज्य में क्रिकेट की प्रतिभा को एक नया मंच तैयार करेगा। जैसे वैभव सूर्यवंशी 13 साल का लड़का सबसे कम उम्र में देखा जाए शतक लगाने वाला शतक वीर बन गया। ठीक है, बिहार से संबंध है वैभव सूर्यवंशी का। ठीक, तो बिहार में जो खेल है, खेल को बढ़ावा देने के लिए, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं, चाहे वो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप हो, फिर उसके बाद में देखा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, फिर उसके बाद में जो हीरो कप होने जा रहा है हॉकी कप, वो भी बिहार में हो रहा है। तो स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से जो 2025 का साल है ये बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो बिहार संदर्भ में करंट अफेयर है उनको आप तैयार करके जाइएगा, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ देखा जाए तो आज की हमारी ये क्लास यहीं पर होती है समाप्त। बहुत ज्यादा सवाल आपसे कोई पूछे नहीं गए हैं, आज इस वीडियो में कोई सवाल नहीं है। कंटेंट आपको ज्यादा प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 सप्ताह के भीतर जो बिहार के बचे हुए करंट अफेयर है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। कुछ परिवर्तन किया गया है यहाँ पर, और ये परिवर्तन जो पीपीटी इत्यादि में की गई है, ये परिवर्तन मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ सर, जो परिवर्तन हुआ है ये पसंद आ रहा है और इस परिवर्तन को आगे भी ऐसे ही लागू रखिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।